ओके तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जिसमें देखिए डायपोल मोमेंट इज शोन बाय। अब आया आपको डिस्कस किया था हमने सिस ट्रांस आइसोमरिज्म में, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्वेश्चन में, कि जो ट्रांस आइसोमर होता है, ट्रांस का तो डायपोल मोमेंट जो है वो होता है जीरो। अगर सेम ग्रुप है दोनों कार्बन पे तो ट्रांस आइसोमर का डायपोल मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, तो यहां पहला आइसोमर लिखा है ट्रांस, तो ट्रांस का तो भैया हम क्या कहेंगे, ट्रांस 2,3 डाइक्लोरो 2 ब्यूटीन। यू कैन सी, आप देख सकते हैं ट्रांस 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटीन जो बोला जा रहा है, ब्यूटूइन। तो यहां देखिए दोनों क्लोरो का जो वेक्टर है डायपोल मोमेंट का, वो एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है, कैंसिल हो गया। सेम ऐसे मिथाइल का भी अपोजिट जा रहा है, ठीक है, तो कैंसिल हो गया, सो इट इज जीरो, तो जीरो हो गया। देन 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। देखिए बेंजीन पर जब दो सब्स्टिट्यूएंट जोड़ते हैं आप, ठीक है, तो बेंजीन पे दो सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो मैंने कहा अगर ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े हैं, जैसे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन की मैं बात कर रहा हूं, सो इट इज जस्ट लाइक सिस। ऑर्थो आइसोमर किसके जैसा होगा, ऑर्थो आइसोमर सिस के जैसा होगा। तो मैंने कह दिया इसका डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होगा, वो जीरो से ज्यादा होगा। फिर कह रहा हूं आपसे, ऑर्थो आइसोमर इज जस्ट लाइक सिस आइसोमर एंड पैरा आइसोमर। लुक एट अगेन, अगर पैरा पे डाइक्लोरो लेते, पैरा पे, तो आप देख सकते हैं इट इज जस्ट लाइक ट्रांस, ये ट्रांस के जैसा होता और दोनों वेक्टर कैंसिल हो जाते। सो ट्रांस आइसोमर और पैरा आइसोमर विल बी सिमिलर। तो पैरा और मैंने कहा ट्रांस का डायपोल मोमेंट जीरो होता है। फिर क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने कहा डायपोल मोमेंट शोन बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और वी कैन से ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, जो कि सिस के जैसा है, वो डायपोल मोमेंट शो करेगा, बाकी आइसोमर्स नहीं शो करेंगे। ये ट्रांस है, फिर ट्रांस है, और 1,4 जो है दैट इज पैरा आइसोमर, तो पैरा शो नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैलेइक एसिड हमने टॉपिक में पढ़ा, मैलेइक एसिड कौन सा आइसोमर है, लुक एट अगेन, मैलेइक एसिड इज सिस आइसोमर, मैलेइक एसिड इज सिस आइसोमर, कॉमन नेम मैलेइक एसिड। आईपीसी नेम क्या है बेटा इसका, 1 2 3 4 कार्बन चेन वी हैव, सो द आईपीसी नेम इज, आईपीसी नेम हो गया इसका ब्यूट-2-इन एंड 1,4 डाइओइक एसिड। तो ब्यूट-2-इन 1,4 डाइओइक एसिड के दो आइसोमर होते हैं, पहला सिस और दूसरा ट्रांस। सिस को बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड और दूसरा जो है ट्रांस आइसोमर होगा बेटे, और उसे कहा जाता है फ्यूमेरिक एसिड। मैंने फिर कहा सिस आइसोमर को कहते हैं मैलेइक एसिड, ट्रांस आइसोमर को कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। तो कौन सी आइसोमरिज्म है, इट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर विच, यस स्टूडेंट्स, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट म्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अभी हमने बेंजीन रिंग वाली बात की, मैंने कहा बेंजीन रिंग पे पैरा पोजीशन को ट्रांस जैसा कंसिडर किया जाता है अगर दोनों ग्रुप सेम है, और डायपोल मोमेंट नेट डायपोल जीरो हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो देखिए यहां दोनों क्लोरो ग्रुप जुड़े हुए हैं पैरा पे, और अभी हमने बोला कि दोनों क्लोरो का डायपोल मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, जीरो डायपोल रहेगा, नेट डायपोल विल बी जीरो, तो इसका तो जीरो है। देन बिकॉज क्लोरो इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लोरो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देन देखिए नाइट्राइल एंड नाइट्राइल दोनों फिर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दैट्स व्हाई अगेन द डायपोल मोमेंट विल बी जीरो। सेकंड ऑप्शन में भी नेट डायपोल जीरो होगा। ओके, और यहां पे देखिए अब बेंजीन रिंग पे दो OH ग्रुप है, एक बार फिर से देख लीजिए स्लाइड में, फिर से मैंने कहा बेंजीन रिंग पे दो OH ग्रुप है, ठीक है, इट इज फिनोल, डाइहाइड्रिक फिनोल है ये, ठीक है, और मैंने कहा इसको पैराक्विनोल भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप का इफेक्ट जो है वो होता है +R एंड -I, यानी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ये खींचता है लेकिन रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन देता है। तो ग्रुप जो है एक हाथ से लेने वाला और दोनों हाथ से देने वाला, इसीलिए
इसीलिए इन दोनों का डायपोल कैंसिल नहीं हो पाएगा, एग्जैक्ट 0 नहीं बोल सकते, 0.1, 0.17 कुछ डायपोल जरूर बचेगा, हैंस द डायपोल विल नॉट बी 0। तो इसका डायपोल 0 नहीं होगा थर्ड का। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में जो फिनोल था उसमें अब सल्फर आ गया, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन के नीचे। जी हां बच्चों, पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, तो ये थायोफिनॉल हो जाएगा। जैसा इफेक्ट ऑक्सीजन का है सेम वैसा इफेक्ट किसका होगा, सल्फर का होगा। हेंस वी कैन से थर्ड एंड फोर्थ, जी हां थर्ड एंड फोर्थ दोनों का डायपोल एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। ओके, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द डबल बॉन्ड्स आर मार्क्ड। कुछ आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर क्या कह रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल पूछ रहा है, डबल बॉन्ड पे सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इजेड आइसोमरिज्म होगी और कहां पे नहीं होगी ये चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। लुक एट फर्स्ट साइड को अगर आप देखें, ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप आ जाते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनती नहीं है। तो फर्स्ट पे मैंने कहा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं हो सकती बेटे। देन आगे अगर आप देखें सेकंड पे, सेकंड पे देखिए जो ग्रुप हैं, जी हाँ जो ग्रुप है यहाँ इजेड हो जाएगा, क्योंकि देखिए अपोजिट साइड में ग्रुप जा रहे हैं, तो मैंने कहा यहां सिस ट्रांस नहीं इजेड आइसोमरिज्म हो जाएगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। देन नेक्स्ट पे ये देखिए मिथाइल है, ये मिथाइल है, अपोजिट है ट्रांस है, सीधी बात दिख रही है। नेक्स्ट पे भी आप देखिए ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, अपोजिट है, सो इट इज ऑल्सो ट्रांस। देन वी कैन से कि जो फर्स्ट साइट है उस पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगी, ओनली फर्स्ट साइट पे नॉट पॉसिबल। सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज एक्सिबिटेड बाय। कौन सा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, चलिए देख लेते हैं भाई। यहां तो देखिए डबल बॉन्ड, लुक एट डबल बॉन्ड CH2 लिखा है। CH2 का मतलब हम सब जानते हैं, CH2 को खोल दिया मैंने, दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, फिर देखिए लुक एट इस ग्रुप को अगर आप खोलेंगे CHCl ग्रुप को खोल के दिखाते हैं आपको। देखिए एक साइड में हाइड्रोजन, एक साइड में क्लोरीन, एक साइड में हाइड्रोजन, एक साइड में क्लोरीन, और एक साइड में मिथाइल है और इधर क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो दोनों साइड अलग अलग है। देखिए लेफ्ट और राइट, सेकंड कार्बन, इस कार्बन के लेफ्ट और राइट में दोनों साइड अलग है, हेंस इट विल एग्जिबिट, ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बाद में देखिए बाद वाले में आप कहेंगे दोनों साइड सेम है, लुक एट इधर भी कार्बन चेन और कार्बन चेन दोनों साइड में सेम है, तो नहीं शो करेगा। दोनों साइड में मिथाइल है, नहीं शो करेगा। सो ओनली द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन शो करेगा, फिर से वही बात है। IUPAC नेम जब दिया हुआ होता है बेटे तो आपको 1000 बार कहा है, बार कहा है कि सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर बनाइए। तो चलिए IUPAC नेम से स्ट्रक्चर बना देते हैं। सबसे पहले वर्ड रूट पे जाएंगे, पेंट का मतलब हो गया 5 कार्बन। ओके, देन बिंदास नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग कर दो बेटे। देन उसके बाद में 2 पे मिथाइल है एंड 2 इन। लुक एट जैसे ही मैं 2 इन लिखता हूं तो ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा शो। देन देखिए 4 मिथाइल पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, 4 पे मिथाइल है। अब आप बताइए अगर इसको गौर से देखें तो यहां CH2, यहां ग्रुप बन गया CH2, दोनों सेम है, दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम है, तो फिर वही बात, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। 4 मिथाइल पेंट 2 इन, चलिए इसको चेक करते हैं। 4 पे मिथाइल है, नंबरिंग कर दिया मैंने, एंड पेंट 2 पे इन है। जी हां, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर देगा
क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ हो सकते हैं या फिर एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। सो इट विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आ गया तो मैंने फोर्थ पे नहीं जा रहा हूं, देख नहीं रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट शो स्टीरियोआइसोमरिज्म। स्टीरियोआइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, फिर से सिस ट्रांस की बात है, शायद इजेड की बात है। चलिए देखते हैं। 3,4 डाइमिथाइल हेक्स 3इन। चलिए रूट वर्ड सबसे पहले पकड़िए, हेक्स। देन मैंने कहा नंबरिंग कर दीजिए, एंड देन मैंने कहा 3,4 डाइमिथाइल हेक्स 3इन। ओके, नाउ यू कैन सी, अगर आप वैलेंसी पूरी कर देते हैं बेटे तो ये आपको क्लियरली दिखेगा कि यहां मिथाइल एंड मिथाइल दोनों प्रेजेंट है, दोनों एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, अपोजिट हो सकते हैं, टुगेदर और अपोजिट। सो वी कैन से कि ये शो करेगा सिस ट्रांस आइसोमरिज्म क्लियरली। ओके, 3 मिथाइल हेक्स 1इन। हेक्स फिर से आ गया, हेक्स तो मैंने कहा 6 कार्बन की चेन लिखी मैंने, फिर नंबरिंग कर दिया बेटे। देन क्या कहा गया है, 3 पे मिथाइल है, ये लीजिए मिथाइल, एंड हेक्स 1इन। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों क्या आ गए, हाइड्रोजन आ गए। डबल बॉन्ड कॉर्नर पे है तो दोनों हाइड्रोजन तो सेम ग्रुप हो गया, देन इट विल नॉट, ये नहीं करेगा शो, डज नॉट शो। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। फर्स्ट शो करेगा, बाकी सब शो करेंगे, सेकंड शो नहीं करेगा। ओके, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। इजेड सिस्टम से नाम लिखना है, चलिए देख लेते हैं। इजेड सिस्टम से नाम लिखना है, तो मैंने कहा यार पहले तो इसका नॉर्मली अपन देख लेते हैं नंबरिंग कहां से करेंगे। यहां इधर से देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे, दूसरी साइड से डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। मैंने आपको बहुत बार बताया है क्लास में भी, आईपीसी नेमिंग में, अगर दोनों की पोजीशन सेम है, इफ ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड हैव सेम लोकेशन, सो यू विल गो विद डबल बॉन्ड। आप डबल बॉन्ड के साथ जाएंगे, ई फर्स्ट वाई सेकंड। तो मैं डबल बॉन्ड की साइड से नंबरिंग करूंगा, 1 2 3 4 5 6। ये तो होगी इसकी आईपीसी नंबरिंग, ठीक है। और अब चलिए इसका पहले नाम लिख देते हैं। तो मैंने कहा कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन, और उसमें एक ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट है, 2 नंबर पे, तो आईपीसी नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो, एंड देन 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा हेक्स, देन उसमें आएगा 2 इन, जी हाँ, और 4 पे आएगा आइन, 2 इन 4 आइन। अब देखना है कि ये ई है या जेड है। 2 पे जो डबल बॉन्ड है वो ई है या जेड है। तो देखिए प्रायोरिटी सेट कर देते हैं, इधर में मिथाइल है, ब्रोमो है, आप जानते हैं ब्रोमो की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो मैं ब्रोमो को 1 नंबर दिया और मिथाइल को दिया 2 नंबर। देन देखिए दूसरी साइड में ये जो ग्रुप है एल्काइन वाला, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, मैंने इसको दिया 1 नंबर, और जो हाइड्रोजन है यहाँ इसको दिया मैंने 2 नंबर। तो यू कैन सी कि 1 और 1 अपोजिट जा रहे हैं, देखिए 1 1 अपोजिट जा रहे हैं, 2 2 अपोजिट जा रहे हैं, हैंस इट इज ई। सो द कॉन्फ़िगरेशन इज ई। तो आप जो नाम लिखे हैं उसमें साथ में कॉन्फ़िगरेशन और मेंशन कर देंगे कि भैया 2 नंबर पे जो डबल बॉन्ड है उसका कॉन्फ़िगरेशन ई है, ई जेड कॉन्फ़िगरेशन में ई कॉन्फ़िगरेशन है 2E। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2E 2 ब्रोमो, जी हाँ 2E 2 ब्रोमो, देन हेक्स 2 इन 4 आइन, इट विल बी थर्ड ऑप्शन 2E 2 ब्रोमो हेक्स 2 इन 4 आइन, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसी के साथ में कंप्लीट हो जाती है बच्चे। अभी एक और इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में देखिए समथिंग रिलेटेड टू ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, कुछ ना कुछ यहां आपको लाइट से रिलेटेड मिलेगा, लाइट से रिलेटेड, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में लाइट की बात जरूर होगी, ठीक है। अब देखिए
लाइट की जब मैं बात करता हूं तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉर्ड कैल्विन। लॉर्ड कैल्विन, इन्होंने क्या कहा? लॉर्ड कैल्विन ने कहा कि अगर आपके पास कोई एसिमेट्रिक चीज है, कैसी चीज है? एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं। कोई एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या आयन या रेडिकल आपके पास है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, तो उन्होंने कहा कि वो लाइट को रोटेट करता है। इट विल रोटेट, इट विल बी रोटेट्स द पीपीएल, एक स्पेशल टाइप की लाइट होगी जिसको कहा जाएगा पीपीएल। फिर सुन लीजिए शॉर्ट एंड स्वीट। लॉर्ड कैल्विन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि अगर कोई चीज, कोई मॉलिक्यूल, आयन एसिमेट्रिक है तो वो पीपीएल को, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल का फुल फॉर्म क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जी हां, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है। फिर सुन लीजिए, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है। और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए लॉर्ड कैल्विन ने जो एक वर्ड बताया, उन्होंने एक वर्ड बताया जो बहुत फेमस हुआ, उन्होंने इसे कहा कायरल। क्या कहा? कायरल वर्ड कहा। कायरल का मतलब एसिमेट्रिक। ओके, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया मैंने। ऑप्टिकल वर्ड क्यों है, फिर समझ लीजिए ऑप्टिकल वर्ड क्यों है। क्योंकि लाइट है भाई। देखो जैसे मेरा हाथ है, मेरा हाथ अगर आप देखें या आपका हाथ आप देखें तो वो एसिमेट्रिक है, उसके दो सेम पार्ट नहीं हो सकते। ऐसी चीज एसिमेट्रिक है जिसके दो सेम पार्ट आप नहीं कर सकते। आप हाथ को अगर इमेजिनेशन में काटे, रियल में तो नहीं बोल रहा मैं, इमेजिनेशन में अगर काटे तो इसके दो सेम पार्ट नहीं हो सकते। जब दो सेम पार्ट नहीं हो सकते तो ऐसा मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट कर देता है, और इसी से जनरेट हुई ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा गया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो मैंने कहा सबसे पहले मेन कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखिए बहुत अच्छा हेडिंग भी लगी हुई है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कंडीशन। तो मैंने कहा सबसे पहली बात, ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा? if a molecule is chiral। कायरल वर्ड किससे बना है? कायरल वर्ड बना है कीयर से। कीयर वर्ड का मतलब होता है आपकी हथेली या मेरी हथेली, जो कि एसिमेट्रिक है। फिर समझ लीजिए, एसिमेट्रिक यानी कायरल यानी कि कीयर यानी हाथ। तो हाथ से इनडायरेक्टली बताया गया है कोई चीज एसिमेट्रिक है। ओके, इफ अ मॉलिक्यूल इज कायरल सो इट विल रोटेट, rotate the plane polarized light। तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा। एंड शोज, लाइट को रोटेट करता है इसीलिए इसको बोलते हैं एंड शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कायरल है, जो एसिमेट्रिक है, वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है और एक स्पेसिफिक लाइट को रोटेट कर देता है। ओके, अब मजे की बात देखिए, लाइट को रोटेट करने की जब कंडीशन आई है, लाइट को रोटेट करने की जो कंडीशन आई है, तो मैंने कहा लाइट कौन सी है? पीपीएल। अब थोड़ा सा पीपीएल के बारे में जान लेते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखिए, अगर हम एक लाइट सोर्स को लें, जैसे मैंने कहा एक सिंपल एक लाइट सोर्स है, एक बल्ब है, ठीक है, और इससे लाइट निकल रही है। इसको आपने ये जो लाइट है इसको आपने एक स्पेसिफिक प्रिज्म में से गुजारा है, ठीक है, और इस प्रिज्म को बोलते हैं निकोल प्रिज्म। चलिए पहले इस लाइट बीम को देख लेते हैं किस टाइप की ये लाइट बीम है। ये है सिंपल लाइट, सिंपल लाइट की मैं बात कर रहा हूं। वी हैव सिंपल लाइट। तो सिंपल लाइट के जो पार्टिकल्स है जिन्हें आप फोटोन कहते हैं,
ठीक है, सिंपल लाइट के जो पार्टिकल्स हैं यानी फोटॉन्स हैं, उनके जो वाइब्रेशन होते हैं वो एक स्फीयर के फॉर्म में होते हैं, यानी हर डायरेक्शन में होते हैं, डायरेक्शन लेस है सिंपल लाइट। फिर बोल रहा हूं, सिंपल लाइट के वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होते हैं, वो मतलब कोई डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं होती। तो ये उनका वाइब्रेशन दिखाए गए हैं, किस तरीके से वाइब्रेट हो रहे हैं। जब इसे एक प्रिज्म में से निकालते हैं, और उस प्रिज्म का मैंने एक स्पेसिफिक नाम बोला, निकोल प्रिज्म। जी हाँ, निकोल प्रिज्म, शॉर्ट में लिख दिया मैंने एनपी। निकोल प्रिज्म में जब ऐसी लाइट को निकाला जाता है तो जो लाइट बाहर निकलती है वो हो जाती है ऐसी लाइट बीम जिसके आप वाइब्रेशन देखिए कैसे हो रहे हैं। पहले वाइब्रेशन हो रहे थे और अब हो रहे हैं, देखिए क्या फर्क पड़ गया। पहले वाइब्रेशन हो रहे थे एक गोले में यानी हर तरफ वाइब्रेट कर रहे थे, ठीक है, पार्टिकल्स, जो फोटोन हम बोल रहे हैं, लाइट के पार्टिकल्स। और अब जो है उनका वाइब्रेशन केवल एक डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे कि ऊपर नीचे। तो इस लाइट को, जिसमें वाइब्रेशन जो है लाइट का वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोकस हो जाता है, इसे बोलते हैं बेटे PPL, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आगे जब इस लाइट को किसी कायरल मॉलिक्यूल रखने वाले सैंपल में से गुजारते हैं, फिर समझ लीजिए, कायरल मॉलिक्यूल PPL को रोटेट कर देता है। कायरल मॉलिक्यूल रखने वाली सैंपल ट्यूब, ठीक है, ये सैंपल ट्यूब है, इसमें कायरल मॉलिक्यूल को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, और इसमें से जब PPL निकाली जाएगी तो क्या होगा, तो अरेंजमेंट ये हो जाएगा, देखिए कि PPL का रोटेशन हो जाएगा। पहले रोटेशन आपको दिख रहा था ऊपर नीचे हो रहे थे, ये देखिए पहले मैंने कहा जो वाइब्रेशन या रोटेशन जो बोल रहे थे वो ऊपर नीचे हो रहे थे, और अब देखिए वो थोड़े से झुक जाएंगे, चाहे वो क्लॉकवाइज रोटेट हो या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। फिर मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा PPL रोटेट कर दिया, किसने, कायरल मॉलिक्यूल ने रोटेट कर दिया, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो रोटेशन है दो तरीके का हो सकता है। अगर PPL क्लॉकवाइज रोटेट होती है, जी हां, मैंने कहा अगर PPL को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया मॉलिक्यूल ने, ठीक है, तो ऐसा जो मॉलिक्यूल होगा इसे बोलेंगे हम क्लॉकवाइज रोटेटरी, इसे बोलेंगे हम प्लस आइसोमर। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, प्लस आइसोमर, या इसे बोल देते हैं डी आइसोमर। क्या बोल देते हैं, डी आइसोमर। यहां डी का फुल फॉर्म क्या है बेटे, डी का फुल फॉर्म है डेक्स्टर, और इसका सीधा सीधा मतलब होता है क्लॉकवाइज। डेक्स्टर मींस क्लॉकवाइज, यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो मतलब कंपाउंड है उसके बारे में कहा गया है। अब देखिए मजे की बात, भगवान ने भी अगर किसी चीज को कायरल बनाया है, जैसे हमारा हाथ कायरल है, एसिमेट्रिक है, सोचिए कि ये मॉलिक्यूल है और इसने लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो भगवान ने कहा कि ये अकेला नहीं है, हमेशा दूसरा भी है, दूसरा, दैट इज द अनदर आइसोमर। अब इन दोनों को आप देखेंगे, इन दोनों की और प्रॉपर्टीज सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों की स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन दोनों का PPL के लिए बिहेवियर सेम है बट अपोजिट है। अगर ये आइसोमर लाइट को PPL को रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो ये आइसोमर उसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंगल सेम होगा, डायरेक्शन उल्टी होगी, ठीक है। तो मैंने कहा दूसरा आइसोमर जो होगा उसको हम कह देंगे माइनस आइसोमर। दूसरा आइसोमर को क्या कह देंगे, माइनस आइसोमर और एल आइसोमर। और यहां एल जो है, एल आइसोमर, एल का फुल फॉर्म क्या है बेटे, एल का फुल फॉर्म है लेवियस, और इसका मतलब होता है इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्या जरूरी है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए। मैंने कहा सबसे पहली बात, मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होना चाहिए। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल जो है वो PPL को रोटेट कर देता है। PPL क्या है, एक ऐसी लाइट
जिसको जब आपने निकोल प्रिज्म में से गुजारा था, ठीक है, तो जनरेट हुई। नॉर्मल लाइट के वाइब्रेशन हर तरफ हो रहे थे, जबकि पीपीएल के वाइब्रेशन जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बंद गए। ऐसी लाइट को जब आप डालते हैं किसी कायरल सैंपल पे, तो लाइट को रोटेट कर देता है और इसे ऑब्जर्व करते हैं। तो मैंने कहा या तो रोटेशन क्लॉकवाइज होता है या रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है एक डेफिनिट एंगल से। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो आइसोमर को हम बोलते हैं डी आइसोमर या प्लस आइसोमर, जिसका मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज वाला, उसे बोलते हैं एल आइसोमर या माइनस आइसोमर यानी लीवो रोटेटरी। अब मजे की बात ये देखिए कि ये जो दोनों आइसोमर है, जी हाँ, ये जो दोनों आइसोमर होते हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। जैसे हमारे दोनों हाथ एक दूसरे की क्या हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज है और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज भी नहीं होते। फिर समझ लीजिए, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते। जैसी फ्रेंडशिप कराने की बात कहते हैं तो मैं कहता हूं आपसे कि अंगूठे के ऊपर क्या है अंगुली, अंगुली के ऊपर क्या है अंगूठा, यानी ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हैं। हाथ तो मैं दिखा रहा हूं, पैर तो मैं दिखा नहीं सकता, दोनों पैर भी सेम है, दोनों पैर की भी यही कंडीशन है, बोथ आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच। ओके, तो मैंने कहा एक वर्ड यहां पे आता है, इनेंशियोमर, इनेंशियोमरिज्म, इनेंशियोमर्स। और इसी को सीधा अगर बोला जाए इंग्लिश में तो हम कहेंगे मिरर इमेज। जी हां, मिरर इमेज आइसोमर्स, मिरर इमेज आइसोमर्स। तो क्या होते हैं मिरर इमेज आइसोमर? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का ही एक टाइप है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में ही हम सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बोलते हैं, मैंने कहा इनेंशियोमर क्या है, दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स, दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स which are non superimposable मिरर इमेज। ऐसे मिरर इमेज जो एक दूसरे पे इंपोज ना हो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच, एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हो, उन्हें इनेंशियोमर कहते हैं, उन्हें मतलब मिरर इमेज आइसोमर कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा एक है डी और दूसरा है एल। सो डी एंड एल बोथ आर इनेंशियोमर्स। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हुआ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का। फिर से कह रहा हूं, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए? ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मॉलिक्यूल कायरल होना मांगता है। अब कायरल, जब मैं वर्ड बार बार बोल रहा हूं कि कोई चीज कायरल होना चाहिए, कायरल होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए, तो उसके लिए कहा गया यार पता कैसे चलेगा कौन चीज सिमेट्रिक है, कौन चीज कायरल है? दो वर्ड है, कायरल, अकायरल। कायरल का मतलब एसिमेट्रिक, अकायरल का मतलब सिमेट्रिक। तो कैसे पता चले, उसके लिए कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करेंगे। और मैं थोड़ा ये फटाफट लूंगा टॉपिक, क्योंकि सिमेट्री एलिमेंट्स में सिर्फ इंट्रोडक्शन में पढ़ा रहा हूं। ओके, तो कायरलिटी के लिए मेन कंडीशन है सिमेट्री एलिमेंट्स। तो अब सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं? चार सिमेट्री एलिमेंट्स है। इफ एनी सिमेट्री एलिमेंट, जी हां, एनी सिमेट्री एलिमेंट इज प्रेजेंट, अगर किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, so it will be achiral। ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट होगा यानी सिमेट्री होगी, तो वो अकायरल होगा, यानी कि वो सिमेट्रिक हो जाएगा और वो लाइट को रोटेट नहीं करेगा। एंड इट विल बी
एंड इट विल बी ऑप्टिकली, जी हाँ, ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्यारे बच्चों, मेरे छोटे छोटे कबूतरों, अगर कोई चीज सिमेट्री एलिमेंट रखती है तो वो सिमेट्रिक है और वो लाइट को रोटेट नहीं करती है। यही मैं आपको समझा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है, वन बाय वन। इंट्रोडक्शन में सिमेट्री एलिमेंट्स में सबसे पहले बोला गया है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, इसका सिंबल होता है सिग्मा। प्लेन ऑफ सिमेट्री का सिंबल है सिग्मा, ठीक है। और जब भी हम कोई सिमेट्री एलिमेंट डिस्कस करते हैं तो वहां कोई ना कोई ऑपरेशन लगाया जाता है कि भाई आप कैसे चेक करोगे कि एलिमेंट है या नहीं है। तो सिग्मा जो अगर आपको देखना है तो मैं कहूंगा यहां ऑपरेशन लगाया जाता है रिफ्लेक्शन। ऑपरेशन का जो नाम है दैट इज रिफ्लेक्शन। जी हां, रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन, रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो प्लेन के थ्रू रिफ्लेक्ट करने पे आपको वो ही एटम वापस मिलेगा जो आप छोड़ के गए थे। रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा एक मेन कंडीशन क्या है वो भी देख लीजिए। कंडीशन कि भाई प्लेन है, सिमेट्री प्लेन है, तो उसके लिए कंडीशन क्या? कंडीशन प्लेन के बाहर या तो कुछ नहीं होना चाहिए या फिर पेयर होना चाहिए। ये सीधी कंडीशन है। मैंने कहा a pair of atoms should be present. A pair of atoms should be present outside the plane. Outside the plane, ये एक मेन कंडीशन है। अगर आप कह रहे हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उस प्लेन के बाहर एक पेयर होना चाहिए। मैंने कहा अगर लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास में हाइड्रोजन है तो राइट हैंड साइड में भी मेरे पास हाइड्रोजन होना चाहिए, पेयर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। प्लेन के बाहर दोनों साइड में पेयर होना चाहिए, सेम एटम होने चाहिए। या फिर दूसरी कंडीशन मैंने कहा प्लेन के बाहर कुछ भी ना हो, प्लेन के बाहर कुछ भी ना हो, और नथिंग, जो मैंने अभी बोला, और nothing is present outside the plane. प्लेन के बाहर या तो कुछ भी ना हो और या फिर मैंने कहा पेयर हो। चलिए देखते हैं कैसे। तो जनरली जो सिमेट्री एलिमेंट्स में कह रहा हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो दो तरीके के बताए गए। दो तरीके, एक होता है सिग्मा हॉरिजॉन्टल और एक होता है सिग्मा वर्टिकल। वैसे एक सिग्मा डायहेड्रल भी होता है, यहां मैं सिर्फ दो आपको बताऊंगा, सिग्मा हॉरिजॉन्टल एंड सिग्मा वर्टिकल। लुक एट, मैं आपको समझाने जा रहा हूं पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा वर्टिकल। जी हां, सिग्मा वर्टिकल। देखिए इसका एग्जांपल है बहुत सिंपल सा, वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिए बेटा, वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल में मैं एक प्लेन ऑफ सिमेट्री को इमेजिन कर रहा हूं, रिफ्लेक्शन कैसे होता है देखिए। वाटर मॉलिक्यूल वी शेप का होता है, आपको पता होना चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल वी शेप का होता है और ये मैंने देखिए वर्टिकल प्लेन इमेजिन किया। ये है मेरा प्लेन, वर्टिकल प्लेन। ये मैंने कटर लगा दिया, ध्यान दीजिए, ये मैंने कटर लगा दिया यहां बीच में, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। प्लेन में कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिए, प्लेन में कितने भी एटम इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन प्लेन के बाहर जोड़ा होना चाहिए। तो मैंने वर्टिकल प्लेन लगाया, ये देखिए दिस इज अ वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। और इसके बाहर आप देखेंगे दोनों साइड में एक पेयर है, लेफ्ट में भी हाइड्रोजन है, राइट में भी क्या है, हाइड्रोजन। हेंस वी कैन से दैट द वाटर मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक। वाटर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, सिग्मा वर्टिकल। अब प्लेन से लेफ्ट में जाओ, प्लेन से राइट में जाओ, दोनों साइड में आपको सेम एटम मिल रहा है। रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन, रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन, देन वी कैन से सेम एटम्स वी हैव, दैट्स व्हाई वाटर मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक। और जो चीज सिमेट्रिक है वो लाइट को रोटेट नहीं करेगी, तो पानी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता। यहीं पे बेटे दूसरा भी मैं बता देता हूं, सेकंड एग्जांपल जो है वो मैंने कहा था आपसे सिग्मा हॉरिजॉन्टल। अब सिग्मा हॉरिजॉन्टल जो है वो पेपर का प्लेन है, पेपर का कह दीजिए, बोर्ड का कह दीजिए, आपके हाथ का प्लेन। तो मैंने कहा जनरली जिस मॉलिक्यूल के ऊपर लिख देते हो आप प्लेनर,
कोई मॉलिक्यूल अगर प्लेनर कह दिया गया तो उसमें सिग्मा हॉरिजॉन्टल होता ही है। तो सिग्मा हॉरिजॉन्टल किस में होता है? मैंने कहा इन ऑल प्लेनर मॉलिक्यूल्स, इन ऑल प्लेनर मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स प्लेनर होते हैं उनमें सिग्मा हॉरिजॉन्टल जरूर होता है। देखिए इसमें फिर से एग्जांपल वाटर का ही ले रहा हूं मैं, और मैंने आपको बोला अभी बोला कि प्लेन के बाहर या तो जोड़ा हो या फिर कुछ भी ना हो। लुक एट, अब मैं दूसरा प्लेन आपको दिखा रहा हूं जो कि इस बोर्ड का प्लेन है। लुक एट, वाटर इज वी शेप, वाटर हैज वी शेप, और मैंने कहा ये देखिए सब कुछ इस प्लेन में आ गया। ऑक्सीजन प्लेन में है, हाइड्रोजन भी प्लेन में है, एटम जस्ट लाइक बॉल, एटम बॉल है बेटे, तो मैंने कहा ऑक्सीजन बॉल है, हाइड्रोजन भी बॉल है, हाइड्रोजन भी बॉल है, सब सारी बॉल जो है वो इस प्लेन में है, इस प्लेन के बाहर कुछ नहीं है। Hence we can say that the water molecule is symmetric, it is achiral, it is optically inactive। तो मैंने आपको सिग्मा वर्टिकल और सिग्मा हॉरिजॉन्टल दोनों समझा दिए वाटर के एग्जांपल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया भैया। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है इसका सिंबल लिखा जाता है बेटे आई। आई इसका मतलब है इनवर्जन। आई का जो फुल फॉर्म है इसको कहा जाता है इनवर्जन। इन्वर्जन वर्ड केमिस्ट्री में बहुत फेमिलियर है, बार बार आता है इन्वर्जन। तो मैंने कहा यहां ऑपरेशन क्या करोगे, यहां ऑपरेशन क्या करोगे, तो यहां कहा जाता है इन्वर्जन। इन्वर्जन थ्रू द सेंटर, इन्वर्जन थ्रू द सेंटर। आपने जो भी सेंटर इमेजिन किया है उसके थ्रू इन्वर्जन करिए, यानी उलट के देखिए। आप इधर है, दूसरी साइड जाके देखिए, सेंटर के दूसरी साइड जाके देखिए। इन्वर्टेड चीज क्या है? इन्वर्टेड चीज में भी अगर आपको वही एटम मिले, वही ग्रुप मिले, देन वी कैन से सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। तो ऑपरेशन तो मैंने बता दिया। अब आप देखिए सेंटर का भी इमेजिन किया जा सकता है। मैं इसका एक एग्जांपल से समझाऊंगा सेंटर को। जैसे मैंने कह दिया आपके पास है ट्रांस एल्कीन, जी हाँ ट्रांस एल्कीन कोई भी ले लीजिए। जैसे मैंने कहा ट्रांसब्यूट टू इन, एक एग्जांपल लिया ट्रांसब्यूट टू इन। लुक एट, अब सेंटर एक इमेजिनेशन है बेटे, सेंटर कहीं भी इमेजिन किया जा सकता है। तो मैंने कहा ट्रांसब्यूट टू इन, ये मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा है। तो मैंने यहां इसमें सेंटर इमेजिन किया, ये डबल बॉन्ड। लुक एट, डबल बॉन्ड इज माई सेंटर। ये जो डबल बॉन्ड है ये है मेरा सेंटर। और इससे देखिए, इससे अगर मैं जाता हूं एक साइड में, ध्यान से देखिएगा इन्वर्जन का मतलब क्या है। मैंने कहा आप सेंटर से एक साइड जाइए, एक डेफिनेट डिस्टेंस पे जाइए, आपको जो एटम मिलता है, आपको जो एटम मिलता है इन्वर्टेड यानी उल्टा जाइए। अब इन्वर्जन थ्रू द सेंटर, उल्टा जाइए, उतनी डिस्टेंस पे जाइए, आपको वो ही एटम मिलेगा, सेम एटम मिलेगा। देन वी कैन से दैट द सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। एक डायरेक्शन में जाइए, जो एटम मिला इन्वर्ट हो जाइए, उल्टा रास्ता पकड़िए, उतनी डिस्टेंस जाइए, वही एटम अगर आपको मिलता है देन वी कैन से सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। अगेन लुक एट सी, लुक मैंने कहा इधर में आपको डिस्टेंस पे क्या मिला, मिथाइल, उतना ही सेंटर से अपोजिट गए, फिर से मिथाइल मिला। सो वी कैन से ट्रांस एल्कीन इज सिमेट्रिक एंड इट कंटेन्स द सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो मैंने दो सिमेट्री एलिमेंट्स आपको समझा दिए हैं। एक एक एग्जांपल, ज़्यादा एग्जांपल मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। देन है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको सिंबल दिया जाता है CN, CN, और यहां N जो है, N है फोल्ड ऑफ एक्सिस। N को बोलते हैं फोल्ड और डिग्री ऑफ एक्सिस। जो भी आप एक्सिस इमेजिन कर रहे हैं उसका फोल्ड क्या है, दैट इज N। और मैंने कहा यहां ऑपरेशन क्या किया जाता है, व्हाट इज ऑपरेशन, व्हाट इज ऑपरेशन। ऑपरेशन का नाम है बच्चे रोटेशन।
ऑपरेशन का नाम है बेटे रोटेशन थ्रू द एक्सिस। आपको मॉलिक्यूल को रोटेट करना है। देखिए किसी भी चीज को अगर आप एन टाइम रोटेट करते हैं, एन का मतलब हो गया पूरा 360 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो वही कॉन्फ़िगरेशन वापस मिल जाता है, वही चीज वापस मिल जाती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास में एन निकालने का फॉर्मूला है, एन दैट इज द फोल्ड ऑफ एक्सिस, तो ये होता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा। 360 डिवाइडेड बाय थीटा, कितने डिग्री एंगल से आप रोटेट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल को, ये उसकी शेप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की शेप होगी उसके अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू होगी और उससे आप फोल्ड निकाल सकते हैं। अगर आप एन टाइम रोटेट करते हैं तो वो ही मिल जाता है फोल्ड, यानी कि 360 डिवाइडेड बाय 360, तो एन की वैल्यू आएगी 1 और उस एक्सिस को हम बोल देते हैं C1। तो C1 तो यूनिवर्सल है, जी हाँ, यत्र तत्र सर्वत्र। C1 इज यूनिवर्सल, इसीलिए इसे सिमेट्री एलिमेंट नहीं माना गया है। किसी भी चीज को 360 रोटेट करो वही मिल जाएगा भाई, तो C1 को नहीं माना गया है, यानी आगे वाली मानी गई है, C2 3 4 ये सब मानी गई है और आपको एन टाइम से कम रोटेट करना है। कंडीशन क्या है, एन टाइम से कम रोटेट करना है। फिर आप जो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलते हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होने चाहिए, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होने चाहिए। अगर इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल रहे हैं देन वी कैन से दैट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। क्या बोला मैंने, ऑपरेशन आप कर रहे हैं रोटेशन, एन टाइम से कम रोटेट करना है। अगर कॉन्फ़िगरेशन सारे जो मिल रहे हैं वो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशंस है, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है, सो द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। लुक एट, एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं, वाटर, और आप खुद ही बता देंगे देखिए कौन सी इसमें वाटर में एक्सिस है। वाटर मॉलिक्यूल में एक्सिस कहीं भी इमेजिन कर सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल में मैंने नंबरिंग कर दिया, ये दोनों हाइड्रोजन को मैंने एक को कह दिया H1, एक को कह दिया H2, और ये बीच में मैंने एक रॉड लगा दी, दैट इज योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये है आपकी एक्सिस C, ठीक है। और मैंने कहा ऑपरेशन का नाम है रोटेशन, ऑलवेज रोटेशन होगा क्लॉकवाइज, आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। देखिए तो मैं वाटर मॉलिक्यूल को रोटेट करता हूं, इमेजिन करिए आप रोटेट कर रहे हैं इस रॉड के थ्रू। ये वाटर मॉलिक्यूल है, मैंने यहां पे एक रॉड लगा दी और इसके थ्रू रोटेट कर रहा हूं, तो वाटर मॉलिक्यूल जैसे रोटेट होगा ये एंगल कितने डिग्री हो गया 90, और 90 के बाद में आप और रोटेट करेंगे तो ये कितने डिग्री हो गया 180। वाटर मॉलिक्यूल ऐसे था, आपने रोटेट किया 90 के बाद में हो गया 180। रोटेशन के बाद में देखिए मैंने कहा थीटा कितने डिग्री रोटेट कर दिया 180, तो वाटर मॉलिक्यूल कैसा दिखने लग गया H2H1, H2 इधर आ गया, H1 इधर आ गया। अब इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन को आप इमेजिन करिए, इन दोनों को कंपेयर करिए। यहां H1 H2 हाइड्रोजन वैसे अलग नहीं है, लेकिन यहां हमने मार्किंग करके उनको दिखाया। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन, ये पहला कॉन्फ़िगरेशन है और ये दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, देख लीजिए, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। हैंस वी कैन से वाटर मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक। वाटर मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और वो कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसमें आपने देखा थीटा की वैल्यू है 180, थीटा की वैल्यू है 180, हैंस वी कैन से एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन वैल्यू विल बी 360 डिवाइडेड बाय 180 एंड इट विल बी 2। Hence we can say in water C2 axis of symmetry is present. Okay? चलिए, तो 3 सिमेट्री एलिमेंट मैंने आपको समझा दिए शॉर्ट में, ठीक है, सुपरफिशियली। अब आता है चौथा सिमेट्री एलिमेंट, जिसको मैं सीधा बोलूंगा अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको SN से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है क्या, ये है क्या, ये दो सिमेट्री एलिमेंट का कॉम्बो है। इट इज अ कॉम्बो, इट इज अ कॉम्बो ऑफ टू सिमेट्री एलिमेंट्स, टू सिमेट्री एलिमेंट्स, दो सिमेट्री एलिमेंट्स का ये कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने कह दिया, आपने ले लिया रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन एंड इन्वर्जन थ्रू द सेंटर, दोनों को एक साथ ले लिया, या फिर आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के साथ सिग्मा ले लिया, या फिर आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के साथ इन्वर्जन ले लिया,
तो दो को जब एक साथ लेते हैं तो उसमें बाली जाती है क्या, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में आपको ये इंट्रोडक्शन सबका मैंने बता दिया थोड़ा थोड़ा। अब यहां वर्ड जो आया है इनेंशियोमरिज्म, ये अपने काम की चीज है। पीछे देखा हमने, अगर कोई चीज एसिमेट्रिक है यानी उसमें कोई सिमेट्री का एलिमेंट नहीं है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव है, और वो ऑप्टिकल एक्टिव है वो अपने दूसरे आइसोमर, मैंने कहा अगर एक आइसोमर है D और दूसरा आइसोमर क्या है L, एक आइसोमर को क्या बोला आपने प्लस और दूसरे को क्या बोला, दूसरे आइसोमर को आपने बोला माइनस। तो ये जो दोनों आइसोमर हैं ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। तो इनेंशियोमर का दूसरा वर्ड क्या है, इनेंशियोमरिज्म में दूसरा वर्ड है मिरर इमेज आइसोमर, और वो भी कौन से, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज आइसोमर्स आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कायरल मॉलिक्यूल किसे कहा जाएगा, तो सिंपल वर्ड्स में बताया गया कि आपके पास होना चाहिए कायरल कार्बन। जी हां, ऐसा कार्बन जो एसिमेट्रिक है। प्यारे बच्चों, ऐसा कार्बन जो एसिमेट्रिक है उसकी चारों वैलेंसी, देखिए कायरल कार्बन कैसे पहचाना जाएगा, कायरल कार्बन पे स्टार लगाएंगे और उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से या ग्रुप से जुड़ी होगी। तो मैंने कहा जैसे इधर में मैंने कहा A जुड़ा है, दूसरी साइड में B जुड़ा है, तीसरी साइड में जब पूछता हूं बच्चे में से कहते हैं C, अरे C तो खुद कार्बन है, तो तीसरी साइड में मैंने D कह दिया, चौथी साइड में मैंने E कह दिया। ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से जुड़ी हो उसे कहते हैं कायरल कार्बन, और ऐसे मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा यानी वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है, तो वो इनेंशियोमरिज्म शो करेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, इनेंशियोमरिज्म कायरल कार्बन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने कहा यार कायरल बनाना है मुझे, मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ना। चलिए सबसे पहले मैंने कहा मुझे कायरल बनाना है मॉलिक्यूल को। एक साइड में मैंने इसके जोड़ दिया हाइड्रोजन, एक साइड में मैंने इसके जोड़ दिया CH3, दूसरी साइड में मैंने जोड़ दिया इसके C2H5। एक साइड हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक और रह गया, चौथी वैलेंसी से मैंने जोड़ दिया OH। तो इसका IUPAC नेम, बेटा इसका IUPAC नेम हो गया ब्यूटेन 2-ऑल। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है। जब भी आपको 4 कार्बन वाली चेन दिखे, 4 कार्बन वाली, समझ लीजिएगा उसमें 2 नंबर पे चाहे कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ो, कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ो, वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। यानी ब्यूटेन वाला सिस्टम जिसमें 2 नंबर पे कोई सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्योंकि उसके पास कायरल कार्बन है। ठीक है, चलिए तो ये ब्यूटेन 2-ऑल ऑप्टिकल एक्टिव है। ये 2 फॉर्म में आपको मिलेगा, लुक एट, दोनों फॉर्म देख लेते हैं। वी नो कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल आप बना रहे हैं क्योंकि एल्केन है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल मैंने बनाया, यहां आपने लिख दिया OH, लिख दिया CH3, H एंड C2H5। अब मैंने कहा ये पहला आइसोमर सपोज कीजिए, ठीक है, और इसके सामने आप लगा देते हैं मिरर, क्योंकि मैंने आपसे पहले कह दिया है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। जैसे हमारे दोनों हाथ, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, दोनों हाथ एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। तो देखिए दूसरा आइसोमर जो होगा वो इसका एकदम उल्टा OH के सामने OH, देन CH3 के सामने CH3, C2H5 के सामने C2H5 एंड देन हाइड्रोजन। कायरल कार्बन 6, कायरल कार्बन 6। बच्चे पूछते हैं कि सर मिरर में तो C उल्टा दिखता है। बच्चों की देखिए बात, मिरर में तो C ऐसा दिखना चाहिए। तो मैंने बहुत बार बच्चों को बताया, मैंने कहा बेटा एक्चुअली वहाँ C नहीं है, वहाँ एटम है। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी है, आपको फैकल्टीज एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाती है तो क्या बोलते हैं, एटम इज अ स्फेरिकल पार्टिकल।
तो एक्चुअली वहां सी नहीं है, वहां बॉल है, वहां एक बॉल है, ठीक है। अलग अलग शेप की बॉल्स हैं, आप समझ लीजिए अलग अलग कलर की बॉल्स हैं, ठीक है, उनको अरेंज किया गया, तो सी नहीं है, बॉल है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे नहीं पता यार कि ये लाइट को किधर रोटेट करेगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमेशा इधर में तो प्लस लिखते हैं, इधर में तो डी लिखते हैं, लेफ्ट में, राइट में एल लिखते हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिए एक और छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बोर्ड में आया हुआ, वो एपरेटस जिसके थ्रू आप ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं, इट इज प्रैक्टिकल ना। कोई मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट करेगा, कैसे रोटेट करेगा? आप जादूगर थोड़ी, आप थोड़ी बता दोगे। वो मॉलिक्यूल जब सैंपल ट्यूब में डाला जाएगा तो एपरेटस बताएगा कि किधर रोटेट किया, और उस एपरेटस का नाम है पोलरीमीटर। नोट कर लीजिए, एपरेटस का नाम क्या है? पोलरीमीटर। तो पोलरीमीटर तो मेरे पास है नहीं, तो मैं जस्ट इमेजिन कर सकता हूं, जैसे मैथ्स में बोलते हैं, मैंने कहते मान लिया कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो इसको लिख दिया डी और प्लस। अब कह दिया दोनों एक दूसरे के उल्टा रोटेट करेंगे, एंगल सेम होगा, डायरेक्शन उल्टी होगी, तो कह दिया अगर ये डी और प्लस है तो इधर वाला जो है वो हो जाएगा एल और माइनस आइसोमर, बात खत्म। और ये दोनों कहलाते हैं एक दूसरे के इनएंशियोमर, जो हेडिंग लगी है इनएंशियोमर, मिरर इमेज आइसोमर, नॉन सुपर इंपॉसिबल मिरर इमेज आइसोमर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया फीसर प्रोजेक्शन। फीसर प्रोजेक्शन क्या है? देखिए, फीसर ने कहा कि भैया जी आपके पास में जो मॉडल है, पहले एक बार मॉडल को देख लो। टेट्राहेड्रल मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, किसी और टाइप की मॉडल आप मत सोचिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। ये मेरा टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को मैंने देखिए किस तरीके से दिखाया है। आप 4 पेन का मॉडल ले सकते हैं अपने पास। तो देखिए इसमें मैंने कहा 4 चीजें, सेंटर पे कायरल कार्बन है, ठीक है, सेंटर पे कायरल कार्बन है, और मैंने कहा ए बी डी ई 4 चीजें इससे जुड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे वाली जो वैलेंसी से जुड़ी हुई चीज है वो डॉटेड लाइन पे दिखाई गई है, यानी बोर्ड के पीछे। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को जो आप देखते हैं, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को, तो मैंने कहा ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, इसमें 2 चीजें जो हैं वो बोर्ड के पीछे हैं और बाकी 2 वेज पे हैं, यानी बोर्ड के आगे हैं, ठीक है। अब इसको मैंने कहा अगर आप पेपर पे लेके आते हैं, दैट इज फीसर प्रोजेक्शन। तो फीसर ने कहा यार इसको पेपर पे कैसे शो करना है? उन्होंने कहा कि एक क्रॉस बना दो, बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सिंपल एक क्रॉस बना दो। क्रॉसिंग पॉइंट पे कायरल कार्बन है, जो टॉप पे लिखा गया है ए, जो टॉप पे लिखा गया है ए, वो हो जाता है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, हो जाता है बेटे मेन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होना मांगता है, कार्बन होना चाहिए उसमें। और फिर ऊपर से नीचे आप नंबरिंग करते हैं, आईयूपीसी नंबरिंग होती है ऊपर से नीचे, और जो एंडिंग ग्रुप है, यानी कार्बन चेन की एंडिंग, वो डी है, वो बॉटम पे है। देन मैंने कहा बाकी जो 2 चीजें रहेगी, मैंने कहा ये एंडिंग है, दिस इज एंडिंग ऑफ कार्बन चेन। बाकी जो 2 चीजें जुड़ी हुई है, मैंने कहा एक जुड़ा हुआ है राइट में, राइट हैंड साइड, और दूसरी जो वैलेंसी है वो आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। सो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीसर प्रोजेक्शन। फिर सुन लीजिए, कायरल मॉलिक्यूल को दिखाने का, 2D पेपर पे दिखाने का सबसे अच्छा तरीका, सिंपल तरीका बताया था साइंटिस्ट फीसर ने। चलिए तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। फीसर प्रोजेक्शन को एग्जांपल से ले रहा हूं मैं, और मैंने कह दिया एग्जांपल है मेरा ब्यूटेन टू ऑल। एग्जांपल है मेरा ब्यूटेन टू ऑल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो ब्यूटेन टू ऑल में आपने कहा ये अरेंजमेंट है, ये रहा आपका कायरल कार्बन। अब फीसर प्रोजेक्शन बनाना है तो कैसे बनाओगे? मैंने आपसे कहा कि क्रॉस बनाइए और मेन फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो वो टॉप पे, तो OH में कार्बन नहीं है। दूसरा रूल मैंने कहा था ऊपर से नीचे नंबरिंग करनी है, तो इसीलिए यहाँ पे ऊपर बनाया जाएगा CH3
ऊपर से नीचे आईपीसी की नंबरिंग करोगे, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 हो गया कायरल कार्बन, और एंडिंग ग्रुप हो गया C2H5। ठीक है, दो चीजें बाकी क्या क्या बच गई, एक बच गया OH और एक हो गया H, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। भाई साहब लगा दो इसके सामने मिरर, दूसरा आइसोमर बन जाएगा एनेंशियोमर, ये कहलाते हैं एनेंशियोमर पेयर। तो CH3 के सामने क्या आएगा CH3, C2H5 के सामने क्या आएगा C2H5, OH H, ये लो। अब मैंने कहा मेरे पास पोलरिमीटर नहीं है, ये दोनों आइसोमर जो है एनेंशियोमर है, और तो मैंने कह दिया मान लेता हूं, सोचे कि ये D रोटेट कर रहा है, यानी डेक्सो रोटेटरी है, तो इसे लिख दिया मैंने D और प्लस, और इसे लिख दिया मैंने L और माइनस। तो ये फीसर प्रोजेक्शन समझा दिया आपको, एनेंशियोमर समझा दिया मैंने, ऑप्टिकल एक्टिविटी हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फीसर प्रोजेक्शन में जैसे और एग्जांपल आपसे कहा जाए, और एग्जांपल में मैंने कह दिया यार एक कंपाउंड है, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, देखिए फॉर्मूला लिखते हैं CH3 CHOH COOH। ये जो कंपाउंड है इसका आईपीसी नेम लिख रहा हूं मैं। देखिए मेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके हिसाब से नंबरिंग किया मैंने, और 2 नंबर पे OH है तो नाम हो जाएगा इसका 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी हो गया प्रीफिक्स, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। बच्चों जब आप ये सेशन देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी लिखिएगा कि अगर आपको आईपीसी नेम आता है तो उसमें कमेंट लिखिएगा कि क्या कमेंट है, इसका कॉमन नेम बताइएगा। जैसे मैंने कहा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का कॉमन नेम, ये बटर मिल्क में कर्ड में प्रेजेंट होता है, और इसको बोलते हैं अपन लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। जी हाँ, तो लैक्टिक एसिड में ये कायरल कार्बन है। चलिए इसका फीसर प्रोजेक्शन बना देते हैं। क्रॉस बनाया, क्रॉस बना के मैंने कहा मेन फंक्शनल ग्रुप टॉप पे, आप देख लीजिए ये मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है वो टॉप पे। देन मैंने कहा आपने मार्किंग आईपीसी नंबरिंग अगर आपको करनी है ऊपर से नीचे करेंगे, ये एंडिंग ग्रुप हो गया, ऊपर से नीचे चेन हो गई। दो चीजें जुड़ी हुई है, एक आ गया OH, दूसरा आ गया H, लेफ्ट और राइट। इसके सामने मिरर लगा दो, मिरर में उल्टा दिखेगा। चलिए दूसरा आइसोमर, ओके। एंड देन मैंने कहा अब फिर से वही बात, अगर आप इसको कह देते हैं, सोचिए इस बार मैंने इसको माइनस लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया माइनस आइसोमर, माइनस और L, मुझे कोई रोकने वाला है? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास पोलरिमीटर नहीं है भाई। तो मैंने कहा जस्ट इमेजिनेशन है कि इसको मैंने कह दिया ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये लाइट को रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरा रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, तो प्लस और स्मॉल d आइसोमर ये हो जाएगा। तो यहां फीसर प्रोजेक्शन हो गया टॉपिक अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेसेमिक मिक्सचर, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड टॉपिक। रेसेमिक मिक्सचर क्या है? बने रहिए साथ। रेसेमिक मिक्सचर, तो बेटे रेसेमिक मिक्सचर की मैं बात कर रहा हूं। रेसेमिक मिक्सचर में हम कहेंगे इक्विमोलर मिक्सचर। जी हां, इसका सिंबल होता है Dl, आप समझ जाएंगे इससे ही। इसका सिंबल होता है Dl और इसका सिंबल लिखते हैं प्लस माइनस, Dl और प्लस माइनस। तो हम कहेंगे द इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर of enantiomers, जो मिरर इमेज आइसोमर हैं उनका सेम अमाउंट वाला मिक्सचर जो है, यानी 50-50, 50% 50% इक्विमोलर मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, and it is optically
इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव होता है। ठीक है, रेसेमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, क्यों होता है इनएक्टिव? तो प्यारे बच्चों आप खुद समझ सकते हैं। मैंने कहा सेम अमाउंट में मिला दिया यार, एक आइसोमर रोटेट कर रहा था लाइट को क्लॉकवाइज, दूसरा आइसोमर रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेम एंगल से, तो दोनों की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, इसीलिए वो एक दूसरे को क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी। ओके, तो क्या लिखेंगे यहां? क्यों हो जाता है ऐसा? क्यों हो जाता है ऐसा? तो मैंने कहा रेसेमिक मिक्सचर इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव because the optical properties, because the same but opposite optical properties are cancelled by each। दोनों की सेम और अपोजिट ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी भी एक तरीके से वेक्टर आप कह सकते हैं, जैसे फिजिक्स में, तो कैंसिल हो जाता है। इसीलिए रेसेमिक मिक्सचर हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ओके, तो ये रेसेमिक मिक्सचर की बात हो गई। देन है एक छोटी सा टॉपिक है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी ऑलमोस्ट अपना कवर हो रहा है। ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर, तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, आपको ध्यान ये देना है कि ये जो एक से ज़्यादा कायरल सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है और वो डी सिमिलर है यानी सेम नहीं है, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 to the power n। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है 2 to the power n। यहाँ n क्या है बेटे? n है नंबर ऑफ डी सिमिलर, जी हाँ, नंबर ऑफ डी सिमिलर कायरल कार्बन्स, डी सिमिलर कायरल कार्बन। और आप कह सकते हैं इसके लिए एक टर्म और भी है, कोई जरूरी नहीं है कायरल कार्बन के लिए बात की जा रही है, आप इसको स्टीरियो सेंटर भी कह सकते हैं। स्टीरियो सेंटर। ओके, चलिए, तो जैसे मैंने कहा अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा एक एग्जांपल लेते हैं और इसको देखते हैं। ये जैसे देखिए आपके पास में एक कंपाउंड है जिसमें मैंने ये अरेंजमेंट किया है, और यहाँ पे ब्रोमो, यहाँ पे भी ब्रोमो। सो 2 कायरल कार्बन आपके पास है। लुक एट व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, आप कमेंट करिएगा जरूर से। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें 5 कार्बन है। आईपीसी नंबरिंग कर दिया मैंने। आईपीसी नंबरिंग अगर मैं कर दूं लेफ्ट हैंड साइड से होगा नंबरिंग 1 2 3 4 5। सो वी कैन से 2 3 डाइब्रोमो, 2 3 डाइब्रोमो पेंटेन। अब देखिए इसमें 2 कायरल कार्बन है और दोनों कायरल कार्बन डी सिमिलर है, अलग अलग है। ठीक है, तो कितने आइसोमर बनेंगे? तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना यार, n की वैल्यू 2 है, हेंस वी कैन से 2 to the power 2। कितने आइसोमर बनेंगे? 4 आइसोमर बनेंगे, 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। बड़ा मजा आएगा। देखिए मैं आपके सामने उनको रिप्रेजेंट कर देता हूं, मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं चारों आइसोमर। चलिए फीसा प्रोजेक्शन बनाते हैं इनका। 2 कायरल कार्बन है तो फीसा प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन भी 2 आ जाएगी। मेन कार्बन चेन ऊपर से नीचे नंबरिंग करनी है, ऊपर से नीचे चलेंगे। एंडिंग ग्रुप देखिए 1 2 3 कार्बन हो गए, नीचे आ जाएगा C2H5। डन, 5 कार्बन हो गए। दोनों जो सेम ग्रुप है, ब्रोमो एक ही साइड कर दिए मैंने। ये मेरा पहला आइसोमर है, एकदम ध्यान से देखिए बेटे, ये पहला आइसोमर है। ठीक है, चलिए इसके सामने मैंने मिरर लगा दिया। अब इसके सामने मिरर लगा दोगे तो दूसरा आइसोमर बन जाएगा, जो कि इसका क्या होगा? मिरर इमेज आइसोमर, यानी कि इनेंशियोमर। Br के सामने Br, H के सामने H। ओके, ये दोनों ध्यान से देखिए, इसको मैंने कहा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है।
ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर है, इनेंशियोमर है। मैंने यहां अंडरलाइन करके लिख दिया दोनों को, क्या है बेटे, इनेंशियोमर पेयर। ये लो यहां लिख दिया इनेंशियोमर पेयर। नाउ लुक एट बाकी जो दो और रह गए, एक नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, अपना क्या है नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। बाकी दोनों को देखिए, अब मुझे तो दो और बनाने हैं, तो क्या करूंगा देखिए, बी आर है, इस बार बी आर को अपोजिट कर देते हैं। ये लो, ये बन गया मेरा थर्ड आइसोमर, ये बन गया मेरा थर्ड आइसोमर, और इसके सामने मैं मिरर लगाऊंगा तो मेरा फोर्थ आइसोमर और बन जाएगा, CH3 C2H5, Br के सामने Br, H के सामने H। सो इट इज क्लियर स्टूडेंट, ये मेरा बन गया फोर्थ आइसोमर। ये दोनों भी क्या हैं, ये दोनों भी हैं इनेंशियोमर पेयर, इनेंशियोमर पेयर। ठीक है, अब एक मजे की बात यहां पे आएगी, देखिए थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर है। पीछे चलते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड फोर, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? फर्स्ट को देखिए जिसमें बी आर एक ही साइड है, थर्ड में हमने कहा बी आर अपोजिट थे, तो एक दूसरे की मिरर इमेज तो नहीं है। ऐसे कह दिया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेकेंड एंड फोर, ये भी एक दूसरे की मिरर इमेज तो नहीं है। ऐसे आइसोमर्स को क्या कहते हैं? तो इनके लिए एक वर्ड आया, इनके लिए भी एक वर्ड आया जो कि हेडिंग है अपनी नेक्स्ट टॉपिक, डायास्टीरियोमर्स। बहुत सुंदर वर्ड है डायास्टीरियोमर्स। क्या होते हैं? तो मैंने कहा देखिए सीधी बात, दोज स्टीरियो आइसोमर्स। ध्यान दीजिए, मैंने स्टीरियो वर्ड काम में लिया, ऑप्टिकल वर्ड काम में नहीं लिया। इसका मतलब पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री में जितने भी आइसोमरिज्म आ रही है सबकी बात हो गई। दो स्टीरियो आइसोमर्स, वेरी गुड क्वेश्चन। दो स्टीरियो आइसोमर्स which are not mirror image, which are not mirror image of each। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते उन्हें बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स। जैसे यहां पे मैंने कहा फर्स्ट आइसोमर विथ थर्ड, फर्स्ट आइसोमर विथ फोर्थ, सेकंड आइसोमर विथ थर्ड एंड सेकंड आइसोमर विथ फोर्थ। ये सब क्या थे? ये डायास्टीरियोमर थे। और इनेंशियोमर तो हम पहले ही देख चुके हैं। अच्छा एक छोटी सी बात है, सिस और ट्रांस क्या होते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। सिस और ट्रांस आपस में क्या है? अरे भैया डायास्टीरियोमर है, वो भी क्या है? डायास्टीरियोमर है, वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायास्टीरियोमर के बारे में बता दिया। नेक्स्ट आया मीजो कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट मीजो कंपाउंड। अब मीजो कंपाउंड में देखिए, मैं आपसे कहूंगा, आपको एक फॉर्मूला बताया 2 to the power n। 2 to the power n तो उसके लिए आता है जबकि कायरल सेंटर क्या है? डी सिमिलर है। सपोज कीजिए if we have same कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर हैं और दोनों सेम हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया टार्टेरिक एसिड। चलिए इसको देख ही लेते, खत्म करते हैं। टार्टेरिक एसिड का एग्जांपल है, टार्टेरिक एसिड टैमरिंड में पाया जाता है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ध्यान से देखिए, खत्म करूंगा मैंने कहा दोनों स्टीरियो सेंटर, लुक एट, दोनों स्टीरियो सेंटर क्या है? सेम है। दोनों स्टीरियो सेंटर क्या है? सेम है। ओके, तो क्योंकि इधर COH COH OH OH H H कहां जाओगे? सब कुछ सेम है। तो यहां कभी भी आइसोमर्स का नंबर, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर
वो 2 टू द पावर n नहीं होगा, वो उससे हमेशा कम होगा। यही इंपॉर्टेंट बात है। मीजो कंपाउंड देखने जा रहे हैं हम, चलिए बना के देखते हैं। फीसर प्रोजेक्शन बनाया मैंने फटाफट। चार आइसोमर हम जनरली कह रहे थे, दो सेंटर हैं तो 4 आइसोमर बनने चाहिए। तो मैं अभी आपके सामने 4 आइसोमर बना रहा हूं और ये भी प्रूव करेंगे, देखेंगे कि भाई कैसे 4 नहीं बनेंगे, 4 से कम बनेंगे। पहला आइसोमर लिख दिया मैंने, देखिए COH COH OH दोनों एक ही साइड कर दिए बेटे। ओके, अभी आप गौर कीजिएगा, तो मैंने कहा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, देखने में लग रहा है एनेंशियोमर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बीच में बोल दूं आपको, जो मैंने अभी सिमेट्री प्लेन आपको पढ़ाया था, मैंने यहां ये लोग कटर लगा दिया। देखो ध्यान से देखना, ये कटर है, ये कटर लगाया है बीच में भाई, इससे काट दूंगा मैं इसको। दिस इज वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, बताया आपको, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कटर। तो इससे देखिए आप OH के सामने क्या है OH, COH के सामने क्या है COH, और H के सामने क्या है H। सेम यहां हो रहा है। इसका मतलब भैया ये तो सिमेट्रिक है, ये कंपाउंड सिमेट्रिक है। और जो चीज सिमेट्रिक होती है वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होती, इसीलिए मैंने कहा ये अपने मिरर इमेज पे इंपोज हो जाएगा, सो फर्स्ट एंड सेकंड अलग नहीं है, बोथ आर सेम। एंड दोस्तों इन्हीं को, ये दोनों जो है सेम है, इसी को कहा जाता है मीजो कंपाउंड। तो ये मीजो टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला आपके सामने, कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। बाकी दो जो आइसोमर है जिनमें OH ग्रुप अपोजिट आएंगे, क्या आएंगे बेटे, अपोजिट आएंगे। ओके, ये देखिए ऐसे, ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। सपोज करो मैंने इसको यार D लिख दिया, तो मैं इसको L लिख देता हूं, ये दोनों तो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। तो टार्टेरिक एसिड के ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म दो होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टार्टेरिक कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? टार्टेरिक एसिड पहला फॉर्म हो जाएगा D, दूसरा फॉर्म हो जाएगा L, दोनों की सेम अमाउंट अगर आप मिला दे तो बन जाएगा DL, और चौथा जो हो जाएगा वो मैंने कह दिया मीजो कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिएगा, D ऑप्टिकल एक्टिव, D हो जाएगा बेटे ऑप्टिकली एक्टिव। देन मैंने कहा L, इट इज ऑल्सो ऑप्टिकल एक्टिव। DL जो है रेसेमिक मिक्सचर, DL दैट इज रेसेमिक मिक्सचर, एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि हमने बाहर से मिक्स किया है दो को सेम अमाउंट में। वो तो बेचारे लाइट को रोटेट कर रहे थे, तो गड़बड़ी कहां से आई? बाहर से आई। इसीलिए इसे कहा जाता है एक्सटर्नल, जी हां, एक्सटर्नल कंपेंसेशन, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। ओके, एंड लास्ट है मीजो कंपाउंड भी क्या है? ऑप्टिकली। मीजो टार्टेरिक एसिड भी क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें गड़बड़ खुद में है, वो लाइट को रोटेट कर ही नहीं सकता क्योंकि वो सिमेट्रिक है, इसीलिए उसे गड़बड़ खुद में है, इसीलिए इसे कहा जाता है इंटरनल कंपेंसेशन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है एक्सटर्नल, क्या होता है इंटरनल, इनके एग्जाम्पल। तो मैंने कहा जब भी मीजो नाम आए इंटरनल याद रखिए, जब भी DL आए, रेसेमिक मिक्सचर आए, तो एक्सटर्नल याद रखना है, इंटरनल कंपेंसेशन। ओके, तो बेटे ये था मेरा कंप्लीट सेशन रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक छोटा सा टॉपिक जो था रिलेटेड टू कॉन्फर्मेशन एल्केन का, वैसे तो सुपरफिशियल डिस्कस कर लिया था, ठीक है, लेकिन फिर कभी अगर सेशन मिला तो हम कॉन्फर्मेशन आइसोमेर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।